हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप मेरे चैनल पर हैं जहाँ पर मैं सी यू ई टी पी जी यू जी सी नेट एंड पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स की हेल्प करती हूँ। हेल्प इन द सेंस कि मैं उनके फाउंडेशंस बनाने में, उनके कंसेप्ट को क्लियर करने में, और मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान जो चीज़ें सीख रही हूँ मैं उनके साथ शेयर करके उनकी थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ कि मैं एज अ स्टूडेंट जो खुद के लेवल से सीख के डिलीवर कर सकूँ। इससे मेरा नंबर वन फ़ायदा ये होता है कि मेरे थॉट्स में और क्लैरिटी आती है, मेरे कंसेप्ट में और ज़्यादा डीपरनेस को मैं टच कर पाती हूँ। एंड बाकी जो भी मेरे यंगस्टर्स हैं या फिर जो भी मेरे जस्ट को एस्पायरेंट्स हैं, उनको एक सपोर्ट मिल सके कि किस तरीके से जस्ट हमको किस अप्रोच के साथ हमको चीज़ें करते हुए आगे चली जानी है, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें सीखी हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बस इतना ही मैटर करता है कि आप चीज़ों को जहाँ से भी हो सको सीखो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि मैंने ये एक एक चीज़ अपने घड़े को भरने के लिए बूंद बूंद करके मैंने अपने घड़े को भरने भरने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और ऑब्वियसली सबको करना है, सबको अपने लेवल से करना है, क्योंकि सारे ह्यूमंस अपने लेवल से ही खुद को रेज करते हैं। सो वी रेडी फॉर दैट। एंड मैं जो सीखती हूँ, जो समझती हूँ, उसे आपके साथ शेयर करके जस्ट अपने नॉलेज को और ब्रॉड करने की कोशिश करती हूँ। तो अ, उस सिलसिले में आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर में। ठीक है। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कि आपने नाम सुना हुआ होगा, सबसे पहला नाम यूएनओ का, राइट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, सार्क एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ब्रिक्स, नेटो, क्वाड, सबसे इम्पॉर्टेंट G20, जो कि 2023 में इंडिया ने अध्यक्षता की थी, राइट। सो G20 जो भारत मंडपम में इंडिया ने होस्ट करा था, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपने सुन के रखा होगा। बट क्या आपको ये पता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस ग्रुप में आता है? मेरे बोलने का मतलब ये है कि डिड यू नो दैट ऑर्गेनाइजेशंस भी अलग अलग तरीके से डिवाइड हुए हैं। जैसे कि आप मेरे देख पा रहे होगे, ये है रीजनल ब्लॉक्स, राइट। आगे मैं कैमरा को करूँ तो ये आप देख पा रहे होगे, ये है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। देन ये है जस्ट हमारा इकोनॉमिक एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। एंड दिस इज दैट डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कि यहाँ से देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट। और उस ग्रुप के अंदर बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो रीजनल मुद्दों पर काम करते हैं, कुछ होते हैं पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं जो ट्रेड या इकोनॉमी से जुड़े हुए होते हैं, कुछ होते हैं जो सिक्योरिटी या डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को कवर करेंगे, राइट। क्योंकि देखिए, जब हमारा क्वेश्चन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो बेसिकली ऐसे एग्ज़ामों में क्या होता है कि आपसे जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनमें ऐसा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो आपको जब उसके अंदर पता नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर आप सिर्फ तुक्का मारने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। दैट इज़ वाई जब मेरे को ये टॉपिक थोड़ी सी हार्ड लगी, मेरे को लगी कि थोड़ी सी इसे डिवाइड करके, सेपरेट करके इसके नोट्स बनाया जाए, इसका जस्ट इसे
पिक्टोरियल वे में, या फिर आप अपना जस्ट मैप के थ्रू जिस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, तो मैंने कुछ इस तरह से थोड़ा सा इसे डिज़ाइन करा है याद रखने के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इस चीज़ के डिफरेंस को समझ सको, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि रीजनल ब्लॉक्स में जो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं वो है सार्क, दैट इज सार्क, सेकेंड वन इज आशान, बिम्स्टेक, साफ्ता या साप्ता एंड ईयू। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर 5 ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? रीजनल ब्लॉक्स, दैट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशंस दैट ओनली फोकस ऑन द रीजनल इंटीग्रेशंस, राइट। दे फोकस ऑन देयर ट्रेड, रीजनल ट्रेड्स, दे फोकस ऑन देयर रीजनल ट्रैवल, एंड दे ऑल्सो फोकस ऑन देयर रीजनल कॉपरेशंस। तो जो रीजनल लेवल पर कुछ कंट्री आपस में साथ में आते हैं एंड दे combinedly work for each other collectively for their growth, for their travel sector, for their economic sector, and also for their regional cooperation. So that group are called the regional blocks. अब इस ब्लॉक में जो हमने इन 5 ग्रुप्स को देखा, ये 5 जस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देखा, सॉरी फॉर दैट, नॉट ग्रुप, 5 ऑर्गेनाइजेशन को देखा, तो उसके बारे में तो मेनली तो आपको यही याद रखना है कि रीजनल ब्लॉक्स के अंदर सार्क, राइट, सार्क एक रीजनल ब्लॉक है, आशान इज वन ऑफ द रीजनल ब्लॉक, साफ्ता या साप्ता ये भी रीजनल है, एंड ईयू भी रीजनल है, एंड बिम्स्टेक भी रीजनल है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे साप्ता का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज बेसिकली साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। देयर आर टोटल 8 members. The headquarter is in Kathmandu. It founded in the year 1985. Latest summit happened in the year 2014. After that, no summit due to India-Pak tension. So after 2014, there were no summits happened because the tension of India-Pak, right? Now, Afghanistan membership suspended. After this tension, it is concluded. It is just debate on the organization that maybe the Afghanistan membership will be suspended, right? Or it is in process. So SARC is one of the regional cooperation. All right. Now the second organization is ASEAN. ASEAN full form is Association of Southeast Asian Nations. Total full members are 10. Right. Headquarter is in Jakarta. It founded in the year 1967. New country हम कह सकते हैं, that is Timor Leste. It is in the joining process. Main focus इस organization का है economic integration, और साउथ चाइना सी में जो भी एक्सपेंशन चाइना के थ्रू हो रहा है उसको कंट्रोल या लिमिट करना, राइट। नाउ द थर्ड वन इज EU full form is European Union, right? So EU full form is European Union. Total member is 27. Headquarter Brussels. Founded in the year 1993. Brexit completed. Brexit, that means there is a country that is Britain EU का मेंबर था, जिसने हाल ही में अभी 2020 में ब्रिटेन से EU से एग्जिट कर लिया है। वाई? बिकॉज ब्रिटेन चाहता है कि उसके कुछ ट्रेड पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन EU का मेंबर होते हुए वो ऐसा कर नहीं सकता। दैट इज़ वाई उसने खुद को एग्जिट कर लिया है EU से, ताकि वो अपना कुछ इंडिपेंडेंट पॉलिसी ट्रेड रिगार्डिंग रख सके, राइट। नाउ यूक्रेन एंड मोल्डोवा अप्लाइंग फॉर EU मेंबरशिप, राइट। सो ये हमने EU के बारे में जान लिया। अब हम इतना जान क्यों रहे हैं? बिकॉज बेसिकली आप इनमें इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम इसके फुल फॉर्म को ध्यान में रखें, हम इसके फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, जस्ट फाउंडेड किस ईयर में हुआ, एंड लेटेस्ट अभी इससे रिलेटेड करंट न्यूज़ क्या है, राइट। करंट न्यूज़ दैट मीन्स कि इसमें कोई न्यू मेंबर एड ऑन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर इसका मेन फोकस एरिया क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं तो इनका मेन फोकस एरिया क्या है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज साफ्ता और साप्ता। सो
ये साफ्ता या साफ्ता दैट इज ट्रेड ब्लॉक अंडर, ठीक है। सो ये ट्रेड ब्लॉक में आता है और किसके अंदर आता है, तो ये सार्क के ट्रेड ब्लॉक के अंदर आता है। हमने अभी सार्क को कवर करा, राइट। तो सार्क के ट्रेड ब्लॉक के अंदर आता है साफ्ता, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ सार्क। तो साफ्ता जो प्रिफरेंशियल ट्रेड को प्रेफर करता है, फेवर करता है, एंड साफ्ता ये पी है, यहाँ पर एफ है, ठीक है। तो साफ्ता फ्री ट्रेड को, ये प्रिफरेंशियल ट्रेड को सपोर्ट करता है या फ्री ट्रेड को सपोर्ट करता है, बट विद ड्यू टू इंडिया पाक इश्यूज़। तो वही बात है, हमने जैसे साक में देखा कि इंडिया पाक इश्यूज़ की वजह से अभी टेम्प्रोरी ये एक्टिव नहीं है, अभी ये इनएक्टिव मोड में है। तो ये हमने फर्स्टली जो कवर किया दैट इज़ ऑल अबाउट रीजनल कॉपरेशन। अब आपको रीजनल ब्लॉक समझ में आ गया होगा कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन शामिल है। तो रीजनल में शामिल है सार्क, ठीक है। सार्क का ही सब यूनिट साफ्ता या साफ्ता। ईयू जो यूरोपियन यूनियन की बात करता है, ठीक है। यूरोप में जितने यूनियंस हैं उन कंट्रीज, वो भी कंट्रीज रीजनल ब्लॉक्स में ही आएगा, एंड आसियान भी रीजनल में ही आएगा। एंड बिम्स्टेक इसके बारे में मैंने डिटेल्स लिखी नहीं है, सो मैं इसे फर्दर जब कवर करूँगी तो मैं इससे रिलेटेड भी शॉर्ट्स या फिर वीडियोस बना दूँगी। बाकी बिम्स्टेक भी रीजनल कॉपरेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। ये भी रीजनल मुद्दों की ही बात करता है, कुछ कंट्री आपस में साथ में आते हैं एंड दे कलेक्टिवली वर्क फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर ट्रेड्स, फॉर देयर रीजनल objectives, right? Now we move to next one is that is पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में अब कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस मेनली आएंगे, सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज दे वर्क फॉर प्योरली पॉलिटिकल। तो इनका मेन जो पर्पस होता है वर्क करने का दैट इज पॉलिटिकल। गोल होता है डिप्लोमेसी, पीस को इस्टेब्लिश करना, यूनिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। सो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसमें आते हैं, तो यूएन यूनाइटेड नेशन इज द part of political organization, right? NAM is also a political organization, and AU comes under regional, AU comes under political organization, right? So United Nation यानी कि UN एक ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है टू मेंटेन पीस, जो पीस को मेंटेन करता है, पीस कॉपरेशन सहयोग करता है, एंड इंटरनेशनल लॉ को स्टैब्लिश करता है। फाउंड हुआ था 1945 में, मेंबर टोटल 9193 है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। करंट इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो एंटोनियो गुटेरेस है, जो पोर्चुगल के हैं। रिसेंट अपडेट इसमें ये है कि COP28 जो हुआ था 2023 में, वो EAU में हुआ था, UAE में हुआ था, UAE दुबई में। एंड COP29 ये अजरबैजान में हुआ था 2024 में, ठीक है। सो दीज आर दी, ये करंट न्यूज़ है, दैट इज़ वाई ये रिसेंट के अपडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। नाउ अब हम आते हैं हमारे नैम में। नैम के बारे में मैंने वैसे बहुत से शॉर्ट्स कवर किए हैं अपने इस वीडियो में, बट फिर भी मैं थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पर जस्ट डिफाइन कर देती हूँ। नैम एक ऐसा ग्रुप है जब पूरी दुनिया जब होल द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकेंड वन इज़ द सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में US comes under first world country and second world countries में USSR, राइट। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में यूएसए की जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी थी दैट इज़ लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म। ही प्रोमोटेड लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड USSR वांट टू स्प्रेड हिज ideology that is communalism. So all the countries over the world, they joined these two groups. One group is called Allied and second group is called I forgot it a little, but the two groups are there. So all the countries are joined these two groups, and but some countries in the decided that they not just joined any of them. Why? Because some independent countries are just raising, like India is one of them.
इन दैट टाइम। सो उस समय में कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो कि अभी न्यू देश की तरह, नए राष्ट्र की तरह उभर ही रहे थे, वो उन्होंने बोला कि हम इन दोनों ग्रुप्स में से किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे। दैट इज़ वाई उस टाइम में नैम का फॉर्मेशन होता है। नैम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये एक पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है दैट नॉट अलाउ टू अलाइन विथ एनी पावर ब्लॉक्स। ठीक है, मैं जैसे मैंने आप लोग को बताया कि 2 पावर ब्लॉक्स में बटा हुआ था और इन्होंने डिसाइड करा कि दे नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द ब्लॉक्स। सो ये फाउंडेड 1961 बेलग्रेड में होता है। टोटल मेंबर्स 120 कंट्रीज़ होते हैं। हेडक्वार्टर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्या नैम का कोई हेडक्वार्टर है। सो इट इज़ अ क्लियर कट आंसर कि नैम का कोई भी जस्ट हेडक्वार्टर नहीं होता है। ठीक है, सो हेडक्वार्टर नहीं है नैम का, कहीं भी नहीं है। बट अब नैम क्या कहता है, क्योंकि उस टाइम में जब नैम बना था तो ये इसने कहा था कि हम किसी कंट्री ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम अपनी पॉलिसीज़ खुद से बनाएंगे, अपनी डिप्लोमेसी खुद से चलाएंगे। इंडिया इज़ वन ऑफ देम, राइट। सो अब नैम का काम क्या है? अब नैम सोशल इश्यूज़, क्लाइमेट इश्यूज़, जो भी कॉन्टेम्प्रोरी इश्यूज़ हैं उन पर अब ध्यान देता है नैम, राइट। तो इसके जस्ट ऑब्जेक्टिव्स अब बदल गए हैं। तब जब ये फॉर्म हुआ था तब इसके ऑब्जेक्टिव्स अलग थे। नाउ करंट चेयर जो करा गया था नैम को, वो 2023 से 26 तक अजरबैजान ने करा। एंड रिसेंट समिट जो हुआ है वो युगांडा में 2024 में हुआ था, राइट। नाउ कम्स टू अफ्रीकन यूनियन, सॉरी या I'm confused about African and Union. Yeah. So this is African Union. African Union यानी कि AU, ये भी एक पॉलिटिकल और डेवलपमेंटल यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन नेशंस का। फाउंडेड 2002 में हुआ है। टोटल मेंबर्स 55 है। हेडक्वार्टर अदीस अबाबा इथोपिया में है। रिसेंट हाईलाइट इससे रिलेटेड ये है कि इट बिकेम अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20 इन 2023। तो 2023 में G20 का ये परमानेंट मेंबर बन चुका है। ठीक है, सो G20 के बारे में जब हम अभी हम पढ़ने वाले हैं तब मैं इसके बारे में और बताऊँगी। बाकी अभी हम ऊपर चलते हैं, तो ये आप आगे चलते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि G20 2023 में जो इंडिया ने होस्ट करा था उसमें EU एक परमानेंट मेंबर बन चुका है। ठीक है, G20 का। नाउ अब हम बढ़ने वाले हैं, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में हमने बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशंस देखे, UN, नैम एंड AU। ठीक है, रीजनल में हमने शार्क, आशान, EU एंड साफ्टा एंड बिम्स्टेक देखा, राइट। नाउ मूव्स टू इकोनॉमिक और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो इकोनॉमिक एंड ट्रेड बेसिकली दे वर्क फॉर ट्रेड, राइट। वो ट्रेड के लिए काम करेंगे, फाइनेंस, लोन्स, ग्रोथ, पॉवर्टी रिलीफ एंड ग्लोबल मार्केट के लिए काम करेंगे। तो अब इसमें कौन कौन से, पहला तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये वर्क किस लिए क्यों ये फॉर्म हुआ, तो वर्क हमने देख लिया। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आता है। सो सबसे पहला G20 इसमें आता है, IMF आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, ब्रिक्स आता है, ठीक है, एंड WTO आता है। अब हम इसके बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सो G20 2023 में इंडिया ने इसको होस्ट करा न्यू दिल्ली में। ठीक है, डिक्लेरेशन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के लिए था। ठीक है, एंड मेजर इकोनॉमीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। टोटल मेंबर्स की यदि हम G20 में बात करें तो टोटल सिर्फ कंट्रीज़ की यदि हम बात करें तो टोटल 19 कंट्रीज़ है। एक EU है और एक AU है। AU के बारे में अभी हमने देखा कि AU 2023 में परमानेंट मेंबर बन चुका है G20 का, राइट। सो EU से रिलेटेड जो हमने फैक्ट पढ़ा उसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। Now it is clear? Okay. Now moves to next one is that is IMF. So IMF stand for International Monetary Fund. What it does, it support countries with financial crisis and balance of payment, right? So मैंने इससे रिलेटेड भी जस्ट शॉर्ट्स कवर करा हुआ है कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस है। क्या IMF भी लोन देने का काम करता है और वर्ल्ड बैंक भी लोन देने का ही काम करता है, तो दोनों में अंतर क्या है, राइट। सो अभी हम पढ़ते हुए इस चीज़ को भी समझ लेंगे। सो ये सपोर्ट करते हैं कंट्री विद फाइनेंशियल क्राइसिस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट फाउंडेड इन द ईयर 1944। टोटल मेंबर 190। इसके जो हेड है कंट्री के वो क्रिस्टैलिन जियोजॉर्विया, जो भी आप स्पेल कर लेना, थोड़ा सा
अलग अलग स्पेलिंग्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के नेम। ओके, नाउ करंट में इसने लोन टू श्रीलंका, पाक एंड जाम्बिया को इसने लोन दिया हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव टू वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो देखो यहाँ पर जो है वो डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो होता है ना वो बेसिकली पुअर कंट्रीज को लोन देता है। वाई? बिकॉज ऑफ द रीजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। बट IMF जो होता है ना वो फाइनेंशियली किसी कंट्री को फाइनेंशियली क्राइसिस से बाहर आने के लिए जो सपोर्ट करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, यदि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस करना है तो कंट्रीज़ IMF से फंड ले सकती है, मॉनेटरी हेल्प या फाइनेंशियल हेल्प ले सकती है। लेकिन यदि इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, तब कंट्रीज़ वर्ल्ड बैंक के पास जाती है। तो इट इज़ थोड़ा सा हम डिस्टिंग्यूज करके इसको समझ सकते हैं। बाकी मैंने अपने शॉर्ट्स में कवर किया है, तो आप मेरे इसी चैनल पर IMF और वर्ल्ड बैंक के उस शॉर्ट्स को देखो और अच्छे से अपने इस टॉपिक पर अपनी क्लैरिटी को बढ़ा सकते हो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो इट फाउंडेड इन द ईयर 1944। हेड क्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। टोटल मेंबर 189 है, ठीक है। जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन बन रहा है ना मेंबर्स वाले या फिर हेड क्वार्टर वाले या फिर फाउंडेड ईयर, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिलीव मी यार, आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, तो आपके लिए आप अपने सेमेस्टर्स में ही यदि इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैप अप कर लेते हो ना, तो आगे चलकर आप जो भी एग्ज़ाम के लिए खुद को अपेयर करोगे, बहुत सॉलिड सा कमांड आपका शुरू से ही बना हुआ रहेगा। क्योंकि मैंने अपने सेमेस्टर्स में कभी इतना फैक्चुअल पर ध्यान दिया नहीं, तो मेरे को अभी ये सारे फैक्ट्स रटने पड़ रहे हैं। एंड फैक्ट्स ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो हो जाएगा। आपको मल्टीपल राउंड्स लगाने पड़ेंगे, मल्टीपल रिविज़न करना पड़ेगा उसको दिमाग में टिका के रखने के लिए। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि जो भी स्टूडेंट अपने सैम में है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, सो आप अभी से ही खुद को यदि इन सारे के लिए प्रिपेयर करते हो, क्योंकि ये सारे हमारे सेमेस्टर्स के ही जस्ट सिलेबस होता है ऑल राइट। जो भी हम CUET PG के लिए पढ़ते हैं या फिर आगे चलकर हम नेट के लिए पढ़ेंगे, तो ये सारा हमारा कॉमन सिलेबस ही होता है। थोड़ा एडवांस और थोड़ा सा एडवांस डाला जाता है, बट बेसिक वही होता है जो हम सेम के सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स में पढ़ते हैं, राइट। सो जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड रखते हैं, सो आप शुरू से इस चीज़ों को दिमाग में लेते हुए चलो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये सारी आपको बहुत फ़ायदा करेगी यदि आप शुरू से इन फैक्ट्स को दिमाग में रख लेते हो। यदि आपने आज याद कर लिया ना कि वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन ईयर कब हुआ था, 1944, तो ये जो आपको डेट है ना, ये आपका 1 मार्क्स किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में जिसमें भी आप खुद को अपेयर करोगे, आप खुद को या तो रीज़न एसेशन के क्वेश्चन में गलत होने से बचा सकते हो, या तो कुछ तो ऐसा क्वेश्चन होगा रॉन्ग राइट का, कुछ तो ऐसा क्वेश्चन होगा अरेंज करने का क्रोनोलॉजिकली, आप कहीं ना कहीं खुद को बचा ले जाओगे। इसलिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन खुद में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज़ वाई मैं थोड़ा सा एम्फसाइज कर रही हूँ कि यदि आप इनिशियल अपने प्रिपरेशन में हो, इनिशियली अपने कॉलेज में हो, तो ये सारा आप कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टाइम है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी से इन सारी चीज़ों को जस्ट माइंड में रखते चलो उनको, राइट। एंड ऑल दी बेस्ट। बाकी जो भी करो लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, बहुत अच्छा करो। बाकी हम बैक टू पॉइंट आते हैं नाउ। सो इसका हेड क्वार्टर हम देख लिया वाशिंगटन DC, किसका? वर्ल्ड बैंक का। टोटल मेंबर 189 होता है। 193 किसमें देखा था? 193 हमने देखा था UN में टोटल मेंबर्स 193 होता है ना। सो देखो ये सारे फैक्चुअल ऐसे हमें याद रखने पड़ते हैं। 145 में किसका फॉर्मेशन हुआ था? तो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन ईयर है 1945। ओके, सो प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? सो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बंगा। करेंटली यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस एंड ग्रीन डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज पर बात हुई थी। नाउ मूव्स नेक्स्ट, दैट इज ब्रिक्स या फिर प्लस इकोनॉमिक ब्लॉक्स। सो ब्रिक्स या फिर ब्रिक्स प्लस, इसमें क्या होता है? इसमें इमर्जिंग कंट्रीज़, ठीक है, जो भी कंट्रीज़ अभी इमर्ज हो रही है। नाउ टोटल इसमें 11 मेंबर्स हैं, और न्यू जिसने अभी पार्टिसिपेट करा है, इसको ज्वाइन करा है, दैट इज़
ब्रिक्स में ईयू ने, सऊदी अरबिया ने, इजिप्ट ने, ईरान एंड इथोपिया ने, इन सारे ने अभी रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन करा है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ये ग्लोबल ट्रेड रूल्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट्स पर फोकस करता है, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड पर एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट्स पर फोकस करता है। फाउंडेड इन द ईयर 1995, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। मेंबर्स 164 है। और इसके जो हेड है कंट्री के वो है निगोजी ओकोंजो, जो भी नाम है इनका। एंड करेंटली ये ई कॉमर्स टैक्स मॉनिटर मोरेटोरियम एंड फिश क्या लिखा है मैंने, फिशेस एग्रीमेंट्स, ओके, फिशिंग एग्रीमेंट्स। सो इन सब पर ये करेंटली फोकस करता है, ठीक है। तो मेन ये ई गवर्नेंस, टैक्सेशंस एंड फिशिंग, इन सारे एग्रीमेंट्स पर फोकस करता है। तो आपने जैसे कि देखा, जो भी हमने इसमें जाना कि बेसिकली ट्रेड, फाइनेंस और जो भी क्लाइमेट के लिए फाइनेंस चाहिए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, या फिर टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो सारी ट्रेड या फिर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डील की जाती है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया, राइट। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट वन इज दैट इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो डिफेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मेन वर्क क्या है? तो इसका मेन वर्क है मिलिट्री कॉपरेशन करना, बॉर्डर सिक्योरिटी करना, एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है तो ये टेररिज्म पर भी ध्यान रखिएगा एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज पर भी। सो इसमें आता कौन कौन है? बेसिकली इसमें आता है नेटो, राइट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये है क्या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब दो मेजर ग्रुप्स उभर रही थी, जब दो सुपर पावर उभर रही थी, एक यूएसए, एक दूसरा यूएसएसआर, देन दैट टाइम यूएसए formed a military alliance that is called NATO. Why he made like so? Because he committed with the countries that those countries joined USA. He committed that if the attacks done by the USSR in any one of the country, then USA consider those attacks on themselves and they retaliate behalf of all behalf of देयर अटैक्स, राइट। तो जिस भी एक कंट्री पर अटैक होगा, यूएसए ने कहा कि मैं उन सारे कंट्री, मेरे यदि एक भी कंट्रीज पर तुमने अटैक किया, ये किससे कहा जा रहा था? यूएसएसआर से। तो यूएसए ने कहा कि मेरे एक भी कंट्रीज पर तुमने यदि अटैक किया तो मैं वो खुद पर अटैक मानूंगा और मैं उसका जवाब दूंगा। तो इसके ही रिस्पॉन्ड में, काउंटर में, यूएसएसआर ने वर्साओ पैक्ट फॉर्म करा था, ठीक है। सो नेटो, सीटो, सेंटो, ये सारे अमेरिका ने फॉर्म करा था उस टाइम में अपने आइडियोलॉजी को एक्सटेंड करने के लिए, लिबरलिज्म कैपिटलिज्म आइडिया को। एंड यूएसएसआर जो कि कम्युनिज्म आइडिया को सपोर्ट करता है, सो वो अपनी कम्युनिज्म आइडिया को एक्सटेंड करने के लिए उसने वर्साओ पैक्ट करके एक अलायंस फॉर्म करा था, ठीक है। तो ये नेटो मतलब अमेरिकन ये जस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मेनली फॉर कलेक्टिव डिफेंस के लिए बना था 1949 में। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। टोटल मेंबर 32 थे, राइट। एंड हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। रिसेंट एडिशन फिनलैंड ने 2023 में ज्वाइन करा है, स्वीडन ने 2024, हाल ही में कंट्रीज ने करा है। तो ये भी करंट अपडेट या करंट न्यूज़ बन जाता है, राइट। सो फिनलैंड ने 2023 एंड स्वीडन ने 2024 में। मेन फोकस एरियाज का रशिया कॉन्फ्लिक्ट, सिक्योरिटी इन यूरोप, राइट। सो रशिया क्योंकि ये बना ही था रिटेलिएट के लिए, दैट इज़ वाई अभी भी यूएसएसआर तो डिज़ोल्व हो गया, बट उसका जो सक्सेसर कंट्री है दैट इज़ रशिया। सो रशिया का कन्फ्लिक्ट हो या सिक्योरिटी इश्यूज़ हो यूरोप में, उससे रिलेटेड ये आज भी जस्ट फोकस करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज SCO दैट इज फुल फॉर्म संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल प्लस सिक्योरिटी ग्रुप है, फाउंड इन द ईयर 2001, हेडक्वार्टर इन बीजिंग, टोटल मेंबर 9, न्यू मेंबर्स ईरान, राइट। न्यू मेंबर ईरान,
ने ज्वाइन करा 2023 में। इंडिया ने होस्ट करा इसे 2023 में, बट इन द मैनर ऑफ विजुअल, बिकॉज कोरोना के बाद जस्ट थोड़े सिचुएशंस एंड समिट्स सब कुछ को ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया गया था, राइट। सो इंडिया ने होस्ट करा 2023 में जस्ट विजुअली। इसका फोकस एरिया जो है वो एंटी टेररिज्म है, राइट, क्योंकि ये सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड है। तो एंटी टेररिज्म, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों को ये हैंडल करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लास्ट बट नॉट द लेस्ट, जो कि हम अपने इस सीरीज वीडियो में कवर करने वाले हैं। लास्ट वन इज दैट इज क्वाड। सो क्वाड एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक ग्रुप है जिसके मेंबर्स में 4 कंट्रीज आते हैं। कौन कौन? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका फोकस एरिया जो होता है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी, चाइना बैलेंस टेक्नोलॉजी अलग अलग है, ठीक है, कॉमर्स है, एंड सप्लाई चेन। सो देखो इसका मेन काम क्या होता है। बेसिकली क्वाड में टोटल 4 कंट्री है, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये चारों कंट्री मिलके बेसिकली ये फोकस करती है जो चाइना का एक्सपेंशन हो रहा है ना, उस चाइना के बैलेंस, उस चाइना के एक्सपेंशन को कंट्रोल करना, ठीक है। नॉर्थ चाइना सी में चाइना बहुत ज़्यादा फैलता ना चला जाए, अपने को एक्सटेंड ना करता चला जाए, क्योंकि उससे दूसरे कंट्रीज़ को क्या नुकसान होगा, क्या इससे हानि हो सकती है कि चाइना का पॉलिसी है एक्सटेंशन पॉलिसी, उसके थ्रू वो खुद के रीजन को एक्सटेंड तो करता है, जिससे वो क्लेम भी कर देता है कि ये एरिया मेरा है, जबकि वो होता नहीं है। अक्सर हमने ऐसा देखा है कि इंडिया पर भी बहुत सारी जगहों पर वो क्लेम करता है एंड बट एक्चुअली वो होता नहीं है चाइना का, राइट। बट फिर भी जैसे भी रिसेंटली उसने अरुणाचल प्रदेश के कई विलेजेस को क्लेम करा है कि इट इज़ बिलोंग्स टू चाइना, बट एक्चुअली वो इंडिया का विलेजेस है, बट चाइना उसे क्लेम कर रहा है। सो चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने की कोशिश मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन पर ज़्यादातर फोकस करता है क्वाड। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में नेटो, SCO एंड क्वाड, ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सिक्योरिटी या फिर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, जिसका मेन पर्पस डिफेंस से रिलेटेड है, राइट। तो ये डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों को देखता है। इकोनॉमिक या ट्रेड में हमने बात करी ली कि G20 एक इकोनॉमिक या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स, WTO, ये सारे इकोनॉमिक में आ जाएगा। एंड देन आफ्टर पॉलिटिकल की बात भी हमने कर ली कि इसमें यूनाइटेड नेशन, NAM एंड AU आएगा। एंड वेरी फर्स्ट जिसकी हमने बात करी थी दैट इज़ रीजनल ब्लॉक्स। तो रीजनल ब्लॉक्स में जो रीजनल कुछ कंट्रीज़ आपस में अपने वेलफेयर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी इंटीग्रिटी, अपनी कॉपरेशन, अपने ट्रैवल सेक्टर्स, ट्रेड को ध्यान में रख के कलेक्टिव वे में, पैरेलल वे में ग्रो करना चाहते हैं, तो उसमें शार्क, EU, साफ्टा, आशियान और बिम्स्टेक आ जाएगा। सो दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट, क्योंकि 30 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो गया। सो इस वीडियो में मैंने बेसिकली यही कोशिश की है कि आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हो एक ब्रॉडर व्यू अपने माइंड में बना के चलो कि ऑर्गेनाइजेशन सारे एक तरीके के नहीं होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। कुछ रीजनल बेसिक पर काम करते हैं, कुछ पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, कुछ इकोनॉमिक वे से चलता है, एंड कुछ जो होता है वो डिफेंस सेक्टर को पर बेसिकली फोकस करते हैं। सो ऑल द बेस्ट, अपने जस्ट बेस को स्ट्रॉन्ग करो, बाकी और जगह से पढ़ना और ढूंढना और आगे बढ़ना आपका काम, मैंने अपना कर दिया। थैंक यू।